नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का जो टॉपिक है, इन 8 कारणों से आपको बैंक में कभी भी एफडी फिक्स डिपॉजिट नहीं करनी चाहिए। यानी 8 डिसएडवांटेजेस हम आपको बताने वाले हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट को लेकर 2025 में। तो आपको बैंक में एफडी नहीं करनी है, इसके लिए हम 8 रीजन आपको बताने वाले हैं। कौन से 8 रीजन है? 2025 में अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी करने से पहले इन रीजन को जान लें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो भारी नुकसान से बचना है तो इन 8 कारण को जरूर जान लें। दोस्तों, हमारे देश के ज्यादातर नागरिक, जो वरिष्ठ नागरिक है, वो भी अपना सारा पैसा, इन्वेस्टमेंट पूंजी जो है वो फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चाहे आप बैंक में एफडी करें या पोस्ट ऑफिस में एफडी करें, तो बैंक में एफडी करने पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर भी आपको 7 से 7.5% रिटर्न मिल जाता है। सिर्फ रिटर्न ही नहीं मिलता, अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बैंक में भी मिलता है, पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के जहां पर बेनिफिट, फायदे, वहां पर नुकसान भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर सिर्फ बेनिफिट होता है, नुकसान नहीं होता। तो नुकसान के बारे में भी जानना जरूरी है, यानी लिमिटेशन के बारे में भी जानना जरूरी है, डिसएडवांटेजेस के बारे में जानना जरूरी है, और इसके जो फायदे नहीं है उनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो आपको उसके प्रो और कॉन्स ये पता होने चाहिए, यानी उसके फायदे और उसके डिसएडवांटेजेस दोनों पता होने चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो फिक्स डिपॉजिट के डिसएडवांटेजेस यानी उसके नुकसान के बारे में बात करेगा, ताकि आप बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको डिसएडवांटेजेस ही पता नहीं होंगे, अगर आपको इसके नुकसान ही नहीं पता होंगे, तो आप बेहतर एफडी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पॉजिटिवली लेकर देखिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से करने के लिए इन 8 डिसएडवांटेजेस को जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, आपकी पूरी जिंदगी का जो निवेश है वो फिक्स डिपॉजिट में कई बार लगा रहता है। तो आपको यह पता होना चाहिए, फायदे तो पता है लेकिन इसके नुकसान जान लेने हैं। तो 8 कौन से नुकसान है आज के इस वीडियो में डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं बैंक में एफडी करवाने से पहले 8 डिसएडवांटेजेस जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर हमारा जो पहला डिसएडवांटेज होगा वो होगा लो रिटर्न का। तो ध्यान रखिएगा, आप बैंक में जो है एफडी क्यों करवाते हैं? बैंक में एफडी करवाने का एक मेन कारण होता है कि यहां पर आपका जो रिस्क है, या तो नो रिस्क होता है या फिर लो रिस्क होता है। अगर आप कहीं अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर्स में यहां पर सबसे ज्यादा, शेयर्स म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रीफर करते हैं एफडी में जाना, जहां पर कम से कम रिस्क होता है और गारंटेड आपको रिटर्न दिया जाता है। 6 से 7% आपको गारंटेड रिटर्न जो है यहां पर मिल जाता है, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। लेकिन फिर भी आपको यहां पर प्रॉब्लम या फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है लो रिटर्न का। कौन से केस है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं यहां पर लो रिटर्न के। तो भले ही ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, तो भी आपको लो रिटर्न यहां पर फेस करना पड़ सकता है। पहला यहां पर आ जाता है कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टेन्यूर के लिए एफडी लेते हैं। दूसरा हमारा है, यहां पर अगर आपने स्मॉल डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको लो रिटर्न का यहां पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। तीसरा, एज भी एक फैक्टर करता है, जिसकी वजह से आपको लो रिटर्न यहां पर मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बैंक की रेपो रेट है, यानी जो इंटरेस्ट रेट चेंजेस है, वहां पर भी इफेक्ट हो सकता है। और एक और है जो है अदर इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपको एफडी में यहां पर जो है वो कम यहां पर रिटर्न दिया जाता है, अदर इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये 5 फैक्टर है जिसमें आपको लो रिटर्न फेस करना पड़ जाता है कई बार बैंक एफडी से।
आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टेन्यूर की। अगर आप शॉर्ट टेन्यूर के लिए एफडी करवाते हैं तो उस केस में जैसे कि 7 दिन से लेकर 45 दिन की अगर एसबीआई के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई तो आपको 3.5% का ब्याज मिलता है। आप 45 दिन से 180 दिन की एफडी करवाते हैं तो उस केस में 5.5% ब्याज मिलता है। जबकि आप 2 साल से 3 साल की अगर एफडी करवाते हैं तो उस केस में 7% तक का ब्याज आपको मिल जाता है। तो यानी अगर आप लॉन्ग टेन्यूर की अगर एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है, जबकि अगर आप स्मॉल एफडी करवाते हैं, स्मॉल टेन्यूर की एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपको लो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आपको ये प्लानिंग करनी होती है कि आप कितने समय पीरियड तक की एफडी करवाते हैं। तो ज्यादा पीरियड की एफडी करवाएंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, कम पीरियड की एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपको लो रिटर्न मिलता है, यानी कम इंटरेस्ट दिया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर है शॉर्ट टेन्यूर। दूसरा हमारा है स्मॉल डिपॉजिट। जितना कम डिपॉजिट आप रखेंगे, जितना पैसा कम निवेश करेंगे, उतना ज्यादा स्मॉल डिपॉजिट पर आपको लो रिटर्न दिया जाता है। अगर आप हाई डिपॉजिट करते हैं या लार्जर डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। आईसीआईसी बैंक की बात करें, वहां पर अगर आप 3 करोड़ तक की एफडी करते हैं तो उस केस में आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, और 3 करोड़ से ज्यादा की एफडी पर आपको अलग इंटरेस्ट मिलता है। 7 दिन से लेकर 29 दिन की एफडी की बात करें तो 3 करोड़ पर आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है। जबकि वही 7 से लेकर 29 दिन की अगर आप एफडी करते हैं, यानी लार्ज अमाउंट की एफडी करते हैं, तो उस केस में 4.75% तक इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। 30 दिन से लेकर अगर आप 45 दिन की एफडी करते हैं तो 3.5% का ब्याज मिलता है। जबकि 3 करोड़ से ज्यादा की अगर एफडी हुई तो उस केस में 5.5% का ब्याज आपको दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा अमाउंट की, लार्जर अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट फायदा मिलता है, उतने ही टेन्यूर पर। अलग बैंक आपको अलग अलग ब्याज देती है, तो कौन सा टेन्यूर आपको सिलेक्ट करना है, कितने अमाउंट का सिलेक्ट करना है, यह डिपेंड करता है आपको ज्यादा रिटर्न मिलना। अगर आपने कम टेन्यूर का लिया है तो उस केस में कम रिटर्न मिलता है, या कम अमाउंट का लिया है तो भी आपको कम रिटर्न दिया जाता है। तीसरा हमारा फैक्टर है एज फैक्टर। एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की अगर बात करें जनरल पब्लिक के अलावा, तो सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो उसके इसमें यहां पर अगर 3% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को 3.5% ब्याज मिलता है। अगर जनरल को यहां पर 6% ब्याज मिलता है तो यहां पर सीनियर सिटीजन को 6.5% ब्याज मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन को यहां पर 7.5% मिलता है, जबकि जनरल को 7% के टेन्यूर पर ब्याज मिलता है। अलग अलग टेन्यूर पर अलग अलग ब्याज मिलता है, लेकिन 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। कई बार 1% भी यहां पर एक्स्ट्रा यहां पर ब्याज जो है कुछ बैंकें देती है सीनियर सिटीजन को, ताकि वो निवेश और ज्यादा से ज्यादा कर पाए। चौथा हमारा फैक्टर है बैंक रेपो। बैंक रेपो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर बैंक ने आपका जो रेपो रेट है, अगर बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया है, हाई किया है, तो उस केस में आपका जो एफडी है इंटरेस्ट वो भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बैंक ने आपका रेपो रेट लोअर कर दिया, लो कर दिया, यानी कम कर दिया, तो आपका एफडी भी इंटरेस्ट जो है वो भी कम होता है। ध्यान रखिएगा, रेपो रेट से आपका जो लोन होता है वो इफेक्ट करता है। बैंक का जो लोन होता है वो रेपो रेट से फर्क करता है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा दिया, लोन पर जो इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो बैंक चाहती है बैंक के पास और पैसा है ताकि उसे और इंटरेस्ट मिले, तो एफडी अट्रैक्ट करने के लिए वो भी एफडी की रेट बढ़ा देती है। लेकिन अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो उसके इसमें बैंक भी अपने लोन पर इंटरेस्ट कम कर देगी। तो जब बैंक खुद ही नहीं कमाएगी तो आपको कहां से देगी, तो वो भी एफडी पर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। तो रेपो रेट से इफेक्ट होता है, आपको लोअर रिटर्न मिलता है। अगर बैंक ने, आरबीआई ने अगर रेपो रेट कम कर दिया, बैंक अगर लोन पर इंटरेस्ट कम देता है, तो आपको एफडी पर भी कम दिया जाएगा। 7 फरवरी 2025 को सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट कम कर दिए थे, जिसकी वजह से सभी बैंक की एफडीओ में भी रेट्स कम हुए हैं। इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स में अगर निवेश करते हैं तो वहां पर आपको अच्छा खासा 10 से 12% रिटर्न मिल जाता है, जबकि एफडी में आपको 6 से 7% ही रिटर्न मिलता है। हालांकि वहां पर रिस्क होता है, लेकिन वहां पर रिटर्न आपको नॉर्मली इतना मिल जाता है। तो ये 5 फैक्टर दिए गए जिससे आपको लो रिटर्न मिलता है, लो यहां पर आपको इनकम होती है। एफडी में आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ये आप शॉर्टर टेन्यूर का लेते हैं, स्मॉल डिपॉजिट करते हैं, एज फैक्टर है, बैंक रेपो के वजह से आपको लो रिटर्न मिल जाता है। तो आपको प्लानिंग करनी है, लो रिटर्न आपको ना मिले, इसके लिए आप ज्यादा टेन्यूर की एफडी ले, ज्यादा अमाउंट निवेश करें, सीनियर सिटीजन में निवेश करें, ज्यादा मिलेगा। और बैंक रेपो जो है वो अगर नहीं घटती, अगर वो बढ़ती है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप एफडी में
फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको मिलती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है फिक्स डिपॉजिट के लिए, यानी एफडी पर आपको फिक्स इंटरेस्ट ही दिया जाता है। मान के चलिए आपने अकाउंट ओपन करवाया है और आपकी मैच्योरिटी आती है, आप 5 साल की मैच्योरिटी ले सकते हैं, आप 10 साल की यहां पर मैच्योरिटी जो पीरियड है वो क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने अकाउंट ओपन करवाया है उस दिन आपकी एफडी की रेट क्या थी। उस दिन अगर आपकी एफडी की रेट 6% थी तो अगले आने वाले 5 साल या 10 साल तक आपको 6% ही रेट दिया जाएगा। अगर इस बीच में अगर आपकी एफडी समझ लीजिए 2 साल के बाद अगर 7% हो गई, या 5 साल के बाद ये 8% हो जाती है, या फिर बीच में ये कभी 9% हो जाती है, तो यहां पर आपको फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट का फायदा नहीं मिलता। यानी आपकी एफडी जो है वो फिक्स इंटरेस्ट आपको देती है। फिक्स इंटरेस्ट के अलावा यहां पर कोई भी इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। अगर आपको हाई रिटर्न मार्केट में मिल रहा है, मार्केट में अगर आपको हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन क्योंकि आपने 6% में करवाई थी तो 5 साल तक लगातार 10 साल तक आपकी 6% ही चलती है। कई ऐसे बुजुर्ग नागरिक होते हैं, लोग होते हैं जो अपनी एफडी बैंक में करवाकर भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी एफडी पर उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। जब करवाई थी तब उन्हें पता था, लेकिन फिर बाद में वो ये ध्यान देते नहीं है, जिससे ज्यादातर जो टेन्यूर होता है उस पर उन्हें 6% तक का ही ब्याज मिलता रहता है, जिसकी वजह से उनको ना ही सिर्फ इंटरेस्ट का लॉस होता है बल्कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डाउन होता जाता है। क्योंकि मार्केट में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा था, जबकि वो यहां पर सिर्फ 6% पर ही 5 से 10 साल जो फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको यहां पर प्रॉब्लम आती है। कई बैंक आपको फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है, तो वो आपको देखना होगा कि आपकी जो एफडी है अगर फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, मतलब 6% यानी 2 साल के लिए 6% थी, फिर 2 साल के बाद 7% हुआ तो 7% इंटरेस्ट लगा दिया, फिर 2 साल के बाद आपकी 7% थी, फिर चेंज हुआ तो 8% लगा दिया। तो ये फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट होता है, ये मिलना जरूरी है। अगर ये आपको नहीं मिल रहा, सिर्फ लगातार 6% ही मिल रहा है, तो उस केस में आपका निवेश करना यहां पर नुकसान है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पर अगर सिर्फ आपका कांस्टेंट अगर 6% रहेगा तो उस केस में आप कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं हो पाएगा, आपकी रियल वैल्यू बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से यहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर का हो जाता है कि फिक्स डिपॉजिट पर सिर्फ आपको एफडी यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट दी जाती है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट यहां पर आपको नहीं मिलती। मार्केट के तहत अगर मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो उसके हिसाब से जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट नहीं देती। अगर लो है तो लो भी दीजिए, लेकिन अगर हाई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका भी फायदा इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपको सिर्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट यानी जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया और मैच्योरिटी जब तक आपकी नहीं आ जाती, चाहे आपने 5 साल का करवाया, 10 साल का करवाया, अगर आप शॉर्ट मैच्योरिटी के लिए करते हैं तो उस केस में आपको रेट भी 3 से 4% मिलती है, तो वो भी वहां पर भी नुकसान है, यहां पर भी नुकसान है। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है फिक्स डिपॉजिट में। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो लॉक इन पीरियड भी एक बहुत बड़ी समस्या है फिक्स डिपॉजिट में। तो फिक्स डिपॉजिट में यहां पर लॉक इन पीरियड दिया गया, अलग अलग लॉक इन पीरियड दिया जाता है। स्मॉल लॉक इन पीरियड होता है और एक होता है लार्ज लॉक इन पीरियड। 2 तरह के लॉक इन पीरियड दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्मॉल लॉक इन पीरियड यानी अगर आपने 45 दिन की एफडी करवाई है या 180 दिन की एफडी करवाई है तो यहां पर लॉक इन पीरियड आपके लिए कम होता है। लार्ज लॉक इन पीरियड अगर आपने 1 साल की करवाई है, 5 साल की करवाई है, 10 साल की करवाई है, तो कई बार यहां पर लॉक इन पीरियड आपका ज्यादा होता है, यानी मैच्योरिटी से पहले आप अपना जो फंड है वो एक्सेस नहीं कर सकते। फंड यानी आपका लॉक हो जाता है, ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख रुपए मान के चलिए आपने निवेश किया है, सिर्फ यही आपका नहीं होता, प्लस आपका इंटरेस्ट भी यहां पर लॉक हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर एफडी करते हैं, लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है, मैच्योरिटी ज्यादा होती है, 5 साल की होती है, 10 साल की होती है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी लॉक हो जाता है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले, मान लीजिए 10 साल की है, अगर आपको मैच्योरिटी से पहले यहां पर पैसा विड्रॉ करना है तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहां पर पेनल्टी लगती है, 1 से 2% तक आपको यहां पर पेनल्टी लग जाती है। कई बैंक यहां पर पेनल्टी लगाती है, कई बैंक पेनल्टी नहीं भी लगाती, डिपेंड करता है आपको फंड किस लिए चाहिए होता है। इमरजेंसी के लिए चाहिए होता है तो उस केस में कई बार पेनल्टी नहीं भी लगाती है। अगर आप निवेश करते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो उस केस में 5 साल की एफडी होती है, टैक्स सेवर अगर आपकी एफडी है तो 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है जिसमें आप एफडी तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ेंगे तो पेनल्टी तो आपको लगेगी, जो भी बैंक की जो पेनल्टी क्लॉज होंगे उसके हिसाब से, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आपको 1.5 लाख का फायदा मिल रहा है, बेनिफिट जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया था इनकम टैक्स के अंदर, ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने यहां पर एफडी जो है 5 साल से पहले तोड़ दी तो ये जो 1.5 लाख का जो फायदा आपको मिला था जब आपने फायदा लिया था, जिस साल आपने यहां पर डिपॉजिट किया था उस साल फायदा लिया,
लेकिन अगले 1-2 साल में आपने जो है डिपॉजिट को विड्रॉ कर दिया तो उस केस में वापस ये 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉक इन पीरियड भी एक बहुत बड़ी समस्या है फिक्स डिपॉजिट में, जहां पर आपकी जो मैच्योरिटी होती है उससे पहले पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, साथ साथ में अगर 5 साल की है तो आपको यहां पर डिडक्शन भी आपका एड बैक हो जाता है। अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो इंटरेस्ट आपको जो भी मिलता है एफडी पर, इस पर टीडीएस भी डिडक्ट होता है और आपको टैक्स भी लग जाता है। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें, इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है उस पर टीडीएस लगता है, टैक्स भी लगता है। जबकि अगर आप पीपीएफ के अंदर बात करें तो पीपीएफ में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका होता है एग्जेम्प्ट, उस पर ना ही कोई आपका टीडीएस लगता है ना ही आपका टैक्सेबल होता है जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब टीडीएस की सबसे पहले बात करें तो टीडीएस यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं, जनरल पब्लिक है यानी जनरल यानी नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अलग अलग इंटरेस्ट दिया गया है, यानी लिमिट दी गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, इसके ऊपर होगा तो 10% टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाता है। जनरल की बात करें तो 40,000 रुपये लिमिट है और अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी हो जाएगी 50,000 की लिमिट। सीनियर सिटीजन की बात करें तो लिमिट थी 50,000 जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख रुपए। इसके अलावा अदर अगर आप कॉर्पोरेट एफडी करते हैं तो उस केस में 5,000 के ऊपर वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो मान के चलिए 60,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस पर टीडीएस जो है वो लगेगा आपका 10% यानी 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया जो है वो बैंक आपकी जमा कर देगी गवर्नमेंट को, यानी सरकार को ये चला जाता है, जिसमें 54,000 रुपये फिर आपको दिए जाते हैं, यानी 90% पैसा आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, इस 6,000 पर आपका इंटरेस्ट लॉस भी हो जाता है क्योंकि ये री इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो 1 साल के बात करें तो 6% के हिसाब से 360 रुपये का आपका लॉस होता है। अब आपको देखने में तो छोटा अमाउंट लग रहा होगा कि सर 6,000 रुपये तो उस पर 360 का तो लॉस हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये 60,000 नहीं, अगर आपने 10 करोड़ रुपए निवेश करे होते एफडी में जहां पर आपको 60 लाख इंटरेस्ट मिलता, जिस पर आपका 10% कितना होता है 6 लाख रुपया, 6 लाख यानी 54 लाख रुपया आपको मिलते हैं। अब इस 6 लाख पर अगर मैं 6% निकालूं तो 36,000 रुपये आपको जो है इंटरेस्ट लॉस हुआ है। दोस्तों, सिर्फ इंटरेस्ट लॉस ही नहीं हुआ है बल्कि ये जो 6 लाख रुपए है वो सरकार को चले जाते हैं टीडीएस के रूप में। जबकि आप अगर सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं देना होता है, सिर्फ अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो पहले ही 6 लाख रुपए आप सरकार को दे चुके हैं, जबकि आपको 1 साल के बाद देना था। भले ही आपका जो 60 लाख है ये टैक्सेबल होता है, यहां पर 30% की टैक्स ब्रैकेट में आप आते तब आपको यहां पर 6 लाख रुपए वो टैक्स के रूप में देना होता है, लेकिन आपको पहले ही सरकार को यहां पर दे रहे हैं टीडीएस के रूप में, जबकि आपके एडवांस टैक्स लागू नहीं है। तो भी यहां पर बैंक आपका 6 लाख रुपया, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े डिपॉजिटर है, 6 लाख रुपया आपके सरकार को जमा कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। अगर कितना भी आपका गेन हो रहा है तो जब आप सेल करते हैं म्यूचुअल फंड, शेयर बेचते हैं, तब आपका टैक्स लगता है। अगर ये 6 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड में निवेश कर दूं तो 10 साल के बाद ये 12 लाख रुपए हो जाते हैं। तो सरकार को तो ये पूरे के पूरे 6 लाख रुपए चले गए आज ही, जबकि मेरा टैक्स लायबिलिटी थी अगले साल, तो यहां पर 6 लाख रुपए मुझे देने पड़ जाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड हो गया, अदर कोई इन्वेस्टमेंट हो गया जहां पर गेन आ रहा है, शेयर्स में निवेश करें गेन आ रहा है, तो वहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट भी बच रहा है, मेरा 6 लाख भी बच रहा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसके अलावा जो टैक्स है वो लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, आपको इंटरेस्ट दिखाना होता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको यहां पर टैक्स लगता है। अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हैं तो उस केस में 60 लाख पर आपको 30% टैक्स सरकार को देना होता है। 60 लाख की बात करें तो 18 लाख रुपए आप सरकार को दे रहे हैं, जबकि मेरी कोई यहां पर एक्टिव इनकम नहीं है, ये पैसिव इनकम है। मेरे पास यहां पर फंड पड़ा हुआ है जिसको मैंने यहां पर निवेश किया है, उस फंड पर ऑलरेडी मैंने सरकार को टैक्स दे दिया, उस फंड पर मुझे इनकम हो रही है, जिस पर एक्टिवली जो सीनियर सिटीजन है वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से सिर्फ इन इन्वेस्टमेंट पर 60 लाख पर आपको 18 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका जो टीडीएस है, अगर आपने पैन जमा नहीं किया तो 10% टैक्स रेट नहीं लगेगा, आपका 20% लग जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट पर जो टीडीएस है, जो टैक्स लग रहा है इंटरेस्ट पर, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेजेस है सभी निवेशकों के लिए। अपने 5th पॉइंट पे, तो हाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक मेजर ड्रॉबैक होता है फिक्स डिपॉजिट के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी करवाते हैं और इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है 6% मिल रहा है या 7% मिल रहा है, इसमें आपको इन्फ्लेशन रेट देखना जरूरी है, यानी आपको रियल रिटर्न जानना जरूरी है। तो रियल रिटर्न जानने के लिए आपके पास यहां पर फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी नॉमिनल
रेट ऑफ रिटर्न आपको जो मिल रहा है, यानी एफडी की जो रेट आपको मिल रही है, मान के चलिए 6% आपको ब्याज मिल रहा है, इसमें से आपको लेस करना होगा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। तो मान लीजिए 5% आपका इन्फ्लेशन है, तो 1% ही आपका जो पैसा है वो यहां पर बड़ा है, यानी आपकी परचेजिंग जो पावर है वो यहां पर 1% बड़ी है। मान के चलिए अगर पिज्जा की रेट आज की डेट में 100 रुपये है और आने वाले 1 साल के अंदर ये हो जाएगा 105 रुपये, यानी 5% से बड़ा इन्फ्लेशन। आज आपने 100 रुपये निवेश किया, आपका निवेश हो जाएगा 106 रुपया, यानी सिर्फ 1 रुपया आपके पास होगा जिससे आप और कुछ नहीं, आप सिर्फ अपनी टॉफी जो है वो खा सकते हैं। तो जहां पर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ वहां पर तो आपको फायदा होता है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हुई, मान लीजिए 8% 7% इन्फ्लेशन हुई, तो उस केस में आपका जो रियल रिटर्न है ये भी नेगेटिव हो जाता है। आपने जो निवेश किया है वो भी आपका डी वैल्यू यानी वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा उतना ज्यादा आपका नेगेटिव रियल रिटर्न होगा। तो यहां पर नॉमिनल रिटर्न यानी रिटर्न है वो 12% या 15% अगर मिल रहा है तो वहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसके मुकाबले 5% अगर आपका इन्फ्लेशन है तो आपको 7 से 8% रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर नॉर्मल एफडी देखें तो 6% की बात करें तो वहां पर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, यानी आने वाले फ्यूचर में आपको जो पैसा है, आप रिटर्न तो कमा रहे हैं, आपका पैसा तो आ रहा है 6%, लेकिन साथ साथ में जो चीजों की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, यानी सामान की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन मानी जाती है, वो भी यहां पर उसी हिसाब से बढ़ रही है। आज जो 100 रुपए की चीज है वो कल 105 होगी, वही 106 आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपका यानी जितना पैसा आपका बढ़ा है उतना ही पैसा आपका खर्च हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका हो नहीं रहा है, एक्चुअल फंड आपका बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन रेट एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। 6th पॉइंट पे तो लो लिक्विडिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम है फिक्स्ड डिपॉजिट में। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी कुछ नहीं होती है, अगर आपके पास जो भी फंड है, जो भी पैसा पड़ा हुआ है, जो भी असेट पड़ी हुई है, इसको कैसे जल्द से जल्द आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, बिना वैल्यू के गिराए हुए, बिना वैल्यू के डिक्रीज करे हुए, आप अपना जो फंड है वो जल्द से जल्द कैसे यहां पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। यानी आसान भाषा में आपको पैसा जो है कितनी जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं, अपना पैसा जो है कितनी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं अगर कहीं पर भी आप निवेश करते हैं। लेकिन एफडी के अंदर आपको लो लिक्विडिटी मिलती है, आपको लेस लिक्विडिटी मिलती है, आपका पैसा जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आप फंड को एक्सेस नहीं कर सकते। आपके पास यहां पर मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी से पहले पहले आप फंड को यहां पर तोड़ नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, लिक्विडिटी यहां पर आपकी लेस हो जाती है। अगर कभी भी इमरजेंसी आपको आती है, इमरजेंसी हो गई या फिर मेडिकल कंडीशन हो गई, जब आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तब आप पैसा यहां से नहीं निकाल सकते फिक्स डिपॉजिट से। बात करते हैं अगर सेविंग अकाउंट से, तो सेविंग अकाउंट में आप कभी भी पैसा एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन एफडी हो गई, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, या कोई लिक्विड फंड है वहां पर भी आप पैसा निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन एफडी की अगर बात करें तो वहां पर लिक्विडिटी कम होती है। अब पैसा निकालने के 2 तरीके, पहला आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, लेकिन वहां पर आपको पेनल्टी लगती है 1 से 2% तक की। दूसरा तरीका है आप लोन ले सकते हैं अगेंस्ट एफडी, वहां पर भी आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता है 2%, यानी जो भी आपकी एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्लस 2% एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जाता है, चाहे ओवरड्राफ्ट हो या फिर लोन लेना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन तो आपके पास दिया है, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लो लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है फिक्स डिपॉजिटर इन्वेस्टर्स के लिए। अपने 7th पॉइंट पे, तो बैंक जो है वो आपकी बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो जहां पर आपने एफडी करवाई है, हो सकता है एक दिन आप सुबह उठे और देखें आपकी जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और आपको लगना पड़ सकता है लाइन में अपने ही पैसों के लिए। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये सब्सिडरी है, किसकी है? आरबीआई की। आरबीआई की सब्सिडरी है जो कवर करती है अगर बैंक फेल हो जाती है तो उस केस में ये इंश्योरेंस देती है सभी डिपॉजिटर्स को। ऑल डिपॉजिटर, उस बैंक के जितने भी डिपॉजिटर हैं उन सबको देगी। ध्यान रखिएगा कितना इंश्योरेंस दिया जाता है, 5 लाख रुपए तक का।
लेकिन अभी ये 5 लाख रुपए का कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है हर बैंक के हिसाब से, पर बैंक के हिसाब से सभी डिपॉजिटर को दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 5 लाख सिर्फ एफडी का नहीं होता है, सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गई, आरडी अकाउंट हो गया, आपका करंट अकाउंट है या कोई अन्य अकाउंट है, तो उनका सबका मिलाकर यहां पर आपको मल्टीपल जो भी आपके अकाउंट है एक बैंक के अंदर, उन सभी अकाउंट को मिलाकर यहां पर 5 लाख का फंड जो है, इंश्योरेंस है, वो आपको दिया जाता है। यानी सिर्फ मान के मत चलिएगा कि एफडी का 5 लाख दिया जाएगा, सेविंग का 5 लाख दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बैंक के अंदर अगर आपके कितने भी मल्टीपल अकाउंट है, सभी को मिलाकर 5 लाख का पैसा दिया जाता है। अगर 5 लाख से ज्यादा का आपका फंड है तो उस केस में आपको पैसा कैसे दिया जाएगा, फिर होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन से प्रोसेस से थ्रू आपका पैसा जो वो दिया जाएगा। हाल ही में अभी न्यू इंडिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो थी वो बैंकरप्ट हुई थी महाराष्ट्र में, जहां पर सभी डिपॉजिटर का जो पैसा था वो फंस चुका था, जिसके चलते यहां पर कई लोगों ने लाइन में लगकर अपना पैसा जो अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। तो आप जान सकते हैं बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना एक हाई रिस्की होता है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फंड जो है कई बार फिक्स डिपॉजिट में रिस्की हो जाता है। तो सही बैंक के अंदर आपको एफडी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको रिस्क होता है बैंकरप्सी का। अगर आपकी बैंकरप्सी हो जाती है तो उस केस में 5 लाख से ज्यादा का पैसा आपको यहां पर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। तो आप मल्टीपल बैंक के अंदर एफडी करवा सकते हैं या फिर आप एफडी 5 लाख तक ही कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट पे, पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी यहां पर लगती है। यानी पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं एफडी का तो पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको 0.5% देनी पड़े, 1% देनी पड़े, 2% देनी पड़े, डिपेंड करता है कि बैंक कितने टेन्योर के पर आपको कितनी पेनल्टी लगाता है। कई बार आप 1 से 2 साल के बीच में ही पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% लगाती है, या 2 से 3 करते हैं तो उस केस में 1%, और 3 से 5 साल में होता है तो उस केस में 0.5% लगाती है। तो ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा टेन्योर लंबा होगा, जितने ज्यादा लेट आप विड्रॉ करेंगे उतनी कम पेनल्टी लगेगी, जितना जल्दी करेंगे उतनी ज्यादा पेनल्टी आपको लग जाती है। मान के चलिए 8% आपको ब्याज मिल रहा है 5 साल की एफडी पर, 5 साल की एफडी करवाते हैं 8% ब्याज मिलता है, तो पेनल्टी 0.5% है, तो उसके इसमें 7.5 के हिसाब से यानी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर आपको जो है पेनल्टी लगती है। यानी जितना भी आपका इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो 7.5 मिला, 1% लगा तो उसके इसमें 7% आपको ब्याज दिया जाता है। कई केस में जो बैंक है वो आप पर पेनल्टी नहीं लगाती, वेव ऑफ भी कर देती है आप पर पेनल्टी। अगर इमरजेंसी का केस हो गया या फिर अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी बैंक में तो कई बार बैंक यहां पर जो है अपनी पॉलिसीज को चेंज कर देती है और कई बार पेनल्टी नहीं लगाती। तो प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर आपको पेनल्टी लगती है। फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल करने से आपको यहां पर डिसएडवांटेजेस हो सकता है, आपका इंटरेस्ट जो है वो कम आपको मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में 8 हमने आपको बातें बताई, रीजन बताएं कि आपको फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ये डिसएडवांटेज ना समझे, ये समझे कि ये आपको यहां पर जो भी इसमें कमियां हैं वो आपको पता चल गई है। 8 कमियां हमने आपको बताई है, इन कमियों को अगर आप सुधार देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में आप बढ़िया से बढ़िया निवेश, अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।